हेलो एंड वेलकम और न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब आयनन विभव की और इससे जुड़े कुछ एक्सेप्शन की। ठीक है, इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चन जो लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर्स जो नीट और आईआईटी में जेईई मेंस में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयनन विभव। ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी आयनन विभव क्या होता है उससे पहले अपन देखते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई एटम है, उसका ये क्या न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के ये शेल है और ये मान लीजिए आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट कोई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो किसी भी उदासीन परमाणु की बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, अगर अपन एग्जैक्ट बताएं तो डेफिनेशन क्या होगी, किसी उदासीन विलगित गैसीय परमाणु की बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी कहलाती है। आयनन विभव भी अपन इसे कह सकते हैं। ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट्स आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, यहाँ एक बात है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, पहला इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो तब जो एंथैल्पी होगी वो कहलाएगी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और अगर दो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो तब जो एंथैल्पी होगी वो होगी सेकेंड आयोनाइजेशन है। इसीलिए इसी तरीके से थर्ड निकालोगे तो थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी वो कहलाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गई आयोनाइजेशन एंथैल्पी की आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं किसे हैं। और अगर इसके ट्रेंड्स की बात करें, पीरियोडिसिटी की बात करें, आवर्तिता की इसकी बात करें कि पीरियोडिक टेबल में किस तरीके से बढ़ती है और घटती है। ठीक है ना, तो पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम ठीक है, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या होता है, जैसे लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था कि टॉप टू बॉटम जाएंगे एटॉमिक रेडियस मतलब परमाणु त्रिज्या वो क्या होगी, बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, न्यूक्लियस इफेक्ट क्या होता है, कम होता है। क्यों कम होता है, नंबर ऑफ शेल क्या होते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक बात ये समझने की है कि अगर न्यूक्लियस क्या है, अगर ये न्यूक्लियस है मान लीजिए और ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितना पास होंगे, न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है, जो न्यूक्लियस का फोर्स है या फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है वो उतना ही क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वो उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, अगर एटॉमिक रेडियस कम होगी, एटॉमिक रेडियस कम होगी मतलब आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के क्या रहेंगे, पास रहेंगे, और न्यूक्लियस के पास रहेंगे तो उन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए उतनी ही एनर्जी की रिक्वायरमेंट उसमें होगी। मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू जो है वो वैल्यू आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बढ़ जाएगी। ठीक है, और इसी के अपोजिट अगर अपन बात करें कि न्यूक्लियस से जितना दूर इलेक्ट्रॉन रहेगा मतलब एटॉमिक रेडियस जितनी ज़्यादा रहेगी, न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है उस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर वो उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो अगर अपन यहाँ बात करें टॉप टू बॉटम में एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रही है, न्यूक्लियस इफेक्ट डिक्रीज हो रहा है। तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रही है मतलब आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। तो वो क्या होगा इस कंडीशन में, एटॉमिक रेडियस क्या आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज। ठीक है,
और अगर अपन बात करें लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट अगर अपन मूव करेंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी देखिए, क्योंकि लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आपको पता ही है एटॉमिक रेडियस क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस इफेक्ट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फिल होते हैं, इसलिए। ठीक है ना। इसीलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या हो जाएगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो समझ में आ रही है बात। व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल देन न्यूक्लियस इफेक्ट इंक्रीज, ड्यू टू दिस एटॉमिक रेडियस डिक्रीज एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ कई फैक्टर होते हैं जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, उससे इफेक्ट होती है, और वो फैक्टर क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद अपने क्वेश्चन इसमें पुटअप होंगे, कुछ पहले से रिलेटेड टॉपिक के क्वेश्चन भी अपन सोल्व करेंगे। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी के फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, फर्स्ट फैक्टर है न्यूक्लियस इफेक्ट, प्रभावी नाभिकीय आवेश। ठीक है, तो नाभिकीय आवेश तथा न्यूक्लियस इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी, क्योंकि न्यूक्लियस उतना ही ज़्यादा आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रखेगा। तो उसके अट्रैक्शन को कम करने के लिए या उस समय इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उतनी ही एनर्जी अपन को क्या करनी पड़ेगी, ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो अपन इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, न्यूक्लियस इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी। दूसरी बात करें एटॉमिक रेडियस, ये भी अभी क्लियर करा था थोड़ी देर पहले ही। तो एटॉमिक रेडियस, जितनी एटॉमिक रेडियस कम होगी उतना ही न्यूक्लियस इफेक्ट ज़्यादा होगा, और उतनी आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस कम है, इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ये। ठीक है, अब एक होता है शील्डिंग इफेक्ट, ये भी आयोनाइजेशन एंथैल्पी को प्रभावित करता है। शील्डिंग इफेक्ट मतलब परिरक्षण प्रभाव। ठीक है, तो शील्डिंग इफेक्ट कैसे प्रभावित करता है, शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है वो पहले मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो शील्डिंग इफेक्ट क्या है, मान लीजिए न्यूक्लियस है और ये जिसके शेल है। ठीक है, जैसे डी ब्लॉक की बात करें तो 3D और फिर 4s आता है, तो 4s में इलेक्ट्रॉन पहले से फिर होंगे। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन जाते हैं 3D में। तो बेटा ये जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है, इस पर ये न्यूक्लियस अभी अट्रैक्शन कर रहा है, इन्हें अट्रैक्ट कर रहा है अच्छे से। ठीक है ना, लेकिन ये अट्रैक्शन कब कम हो जाता है, जब इसके इनर शेल में भी इलेक्ट्रॉन आने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये इनर शेल वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाले जो न्यूक्लियस अट्रैक्शन है उसको क्या करते हैं, कम करते हैं। एक तरीके से शील्ड करते हैं ये इन इलेक्ट्रॉन को। किससे शील्ड करते हैं, न्यूक्लियस इफेक्ट से शील्ड करते हैं। ठीक है, तो इससे अपन कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव। ठीक है, तो अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जब बाह्यतम कोश से अंदर वाली कोश में इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो अंदर वाली जो कोश के इलेक्ट्रॉन हैं वो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाले नाभिकीय आकर्षण को कम कर देते हैं। इसे अपन परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। और दूसरी बात क्या होती है शील्डिंग इफेक्ट में, कि ये जो इलेक्ट्रॉन के मध्य, मतलब आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं और जो इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं, इन इलेक्ट्रॉन के मध्य भी क्या होता है,
रिपल्शन लगता है, प्रतिकर्षण लगता है, जिससे जिसे भी क्या शील्डिंग इफेक्ट में इंक्लूड किया जाता है। अब ये बात अपने को आप लोगों को बतानी है। सोचो अगर शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी और इंक्रीज होगी। बताइए, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी? देखिए, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियस इफेक्ट आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर कम होगा, तो एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। और अगर शील्डिंग इफेक्ट कम होगा तो न्यूक्लियस इफेक्ट आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर ज़्यादा होगा, और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर जितना ज़्यादा न्यूक्लियस इफेक्ट होगा उतनी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो टोटल मिलाकर बात ये सामने आ रही है कि जो शील्डिंग इफेक्ट होगा वो बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी में क्या आएगी, कमी आएगी। मतलब शील्डिंग इफेक्ट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। शील्डिंग इफेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी, या अपन कह सकते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, एक बेटा क्या है नेक्स्ट जो है वो है पेनिट्रेशन इफेक्ट, भेदन प्रभाव भी अपन इसे कहते हैं। पेनिट्रेशन इफेक्ट, भेदन प्रभाव, मतलब जो कक्षक होते हैं, ठीक है ना, उनमें से इलेक्ट्रॉन, उनमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उस पर न्यूक्लियस इफेक्ट क्या होता है, अलग अलग तरह से क्या करता है, वर्क करता है। जैसे एस जो कक्षक होता है वो नाभिक के क्या होता है, न्यूक्लियस के बिल्कुल क्या होता है, पास होता है, और कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है। इसकी वजह से एस जो कक्षक है उसमें इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो एस कक्षक जो है, एस कक्षक का भेदन प्रभाव क्या होगा, एस कक्षक का भेदन प्रभाव क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है ना, एस कक्षक का भेदन प्रभाव क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, फिर पी कक्षक का भेदन प्रभाव होता है। ठीक है, पी एस के बाद कौन सा आ जाता है, पी के बाद डी के बाद क्या, एफ। तो एफ कक्षक का भेदन प्रभाव क्या होता है, बिल्कुल कम होता है। एस का ज्यादा होगा, पी का कम, डी का और कम, और एफ का और कम। तो एस कक्षक का भेदन प्रभाव ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब एस कक्षक से अगर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, पी से निकालेंगे तो कम, डी से और कम, और एफ से और कम होगी। ठीक है, पांचवा क्या है कि अगर किसी कक्षक में, इसे समझ लीजिए ओनली, अगर किसी कक्षक में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो युग्मित इलेक्ट्रॉन से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो ज़्यादा एनर्जी की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आसानी से निकल जाएगा। उसके लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी। ठीक है ना, ये आ गया। तो इन फैक्टर को ध्यान में रख के कुछ क्वेश्चन इस पर आएंगे। पहले अपन लास्ट जो टॉपिक पढ़े हैं उससे रिलेटेड कुछ नीट में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एन एटम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एन एटम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 4s2।
ठीक है बेटा। एक एटम है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रहे हैं 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3p6 3d3 और 4s2। ठीक है, ये किस ग्रुप से यू विल प्लेस इन ए ग्रुप, तो किस ग्रुप से रिलेटेड होगा? ग्रुप 5, सेकंड ऑप्शन है ग्रुप 8, थर्ड ऑप्शन है ग्रुप 10 और फोर्थ ऑप्शन है ग्रुप 12। ठीक है, किस ग्रुप से ऐड होगा ये? तो सबसे पहली चीज इसका आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो। इसमें जो है बेटा 3d3 मतलब कि डी ब्लॉक से रिलेटेड है। तो डी ब्लॉक में ये स्टार्ट होता है, डी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है? D1 3d1 3d2 3d3। ठीक है बेटा, तो डी जो ब्लॉक है वो ग्रुप थर्ड से स्टार्ट होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जा रहा है तो वो इसका मतलब है वो ग्रुप थर्ड में जा रहा है, तीसरे ग्रुप। फिर 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और तीसरा इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इसका मतलब है ग्रुप क्या होगा? फिफ्थ होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ग्रुप फिफ्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दी एलिमेंट 2017 का है। दी एलिमेंट z इक्वल टू 114 हैज बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली। मतलब ये कोई क्या है? तत्व है जो रिसेंटली खोजा गया है और उसका परमाणु क्रमांक क्या है? 114 है। इट विल बिलोंग टू विच ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग फैमिली? ये किस ग्रुप से और किस फैमिली से रिलेटेड होगा? और इसके आगे इन्होंने इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी गिवन है, वो मैं लिख देता हूं बेटा। ए कार्बन फैमिली, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रहा रेडॉन 5f14 6d10 7p2। बी ऑक्सीजन फैमिली, Rn रेडॉन 5f14 6d10 7p4। सी नाइट्रोजन फैमिली, रेडॉन 'डी हेलोजन फैमिली, रेडॉन 5f14 6d10 7s2 7p5। ठीक है ना, तो क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन क्या है कि z इक्वल टू 114 कोई एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर गिवन है, रिसेंटली खोजा गया है, ठीक है, रिसेंटली डिस्कवर्ड है, तो अपने को देखना है इसको कहाँ अपन प्लेस करेंगे। ठीक है बेटा, तो क्या आंसर होगा, कैसे पता लगाएंगे? तो ये क्या होगा? कार्बन फैमिली से रिलेटेड होगा। ठीक है, कार्बन फैमिली से रिलेटेड होगा तो अपन कैसे पता लगाएंगे? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। टिन और लेड को अपन देखें अगर, तो लेड होता है बेटा 82 में 32 जोड़ दो, ठीक है, 4 और 114,
ठीक है बेटा, तो ये क्या आ गया 1.4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका आ गया। ठीक है, तो कार्बन फैमिली से रिलेटेड होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा 7s2 7p2। ठीक है, और ऑक्सीजन का क्या होता है 1s2 2s2। बाकी में इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी उससे रिलेटेड भी नहीं है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बिल्कुल एग्जैक्ट क्या है, सही है। ठीक है, तो ये इससे क्या होगा, रिलेटेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द एटॉमिक, ये भी नीट में आया हुआ है प्रीवियस ईयर्स, इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 33, यदि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 33 है, मतलब 33 है, इट विल बी प्लेस्ड इन द पीरियोडिक टेबल इट विल बी प्लेस्ड, इसे कहाँ रखा जाएगा, आवर्त सारणी में। इसे आवर्त सारणी में किस स्थान पर रखा जाएगा? ऑप्शन है इसके फर्स्ट ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप एंड सेवेंथ ग्रुप। एटॉमिक नंबर है 33, ऑप्शन है फर्स्ट ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप और सेवेंथ ग्रुप। तो सही आंसर क्या होगा इसका? तो अगर 33 देखें, इसमें थर्ड जो है फिफ्थ नहीं है ऑप्शन में जो थर्ड ऑप्शन है वो फिफ्थ नहीं है, वो 15th होना चाहिए। ठीक है ना, 15th है तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगर अपन 33 की बात करें बेटा, तो एटॉमिक नंबर 33 आपको पता है, जैसे नाइट्रोजन है 7, ठीक है, नाइट्रोजन के बाद आता है फास्फोरस 15, फिर 33 हो जाएगा किसका, आर्सेनिक का। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक, वो क्या है, आर्सेनिक है ये, और आर्सेनिक क्या है, ग्रुप 15 में रखा जाएगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर से रिलेटेड ये कुछ ही क्वेश्चन थे। अब जो अपन बात कर रहे थे आयोनाइजेशन एंथैल्पी के फैक्टर की, ठीक है ना, फैक्टर अब मैंने आपको बता दिए थे, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फैक्टर एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है, फैक्टर कौन से थे? फर्स्ट फैक्टर तो था साइज या एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, एक तो ये फैक्टर था। दूसरा था न्यूक्लियस इफेक्ट। न्यूक्लियस इफेक्ट क्या होगा बेटा, कि न्यूक्लियस इफेक्ट अगर बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी, बढ़ेगी, और अगर न्यूक्लियस इफेक्ट क्या होगा, कम होगा, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी, कम होगी। फिर एक और ऑप्शन था, नेक्स्ट फैक्टर क्या था, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा और आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी। शील्डिंग इफेक्ट कम होगा तो साइज कम होगा, साइज कम होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एक था पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट किसका ज़्यादा था? पेनिट्रेशन इफेक्ट था बेटा किसका ज़्यादा था, एस ग्लोब का, एस ऑर्बिटल का, SPDL, एस ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या था, ज़्यादा था। ठीक है, तो एस ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। फिर एस के बाद पी के बाद डी के बाद एफ, मतलब एफ ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ये दोबारा इसलिए मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन अपन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, और वो ये फैक्टर जब आपको समझ में आएंगे तभी अपन आगे सोल्व से कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है ना, और एक क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन आप निकाल रहे हो, युग्मित अवस्था में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो,
पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो एनर्जी की कम रिक्वायरमेंट होगी। और एक आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो एनर्जी की कम रिक्वायरमेंट होती है, और एक अगर अंदर वाली शेल से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट उसमें होगी। ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, ये फैक्टर हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी को इफेक्ट करने वाले। और फिर नेक्स्ट जो वीडियो में नेक्स्ट क्लास में अपन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है। तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आप लोग अच्छे से स्टडी करो, इसे पढ़ो, डीपली पढ़ो, क्वेश्चन सोल्व करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कीजिए। जो क्वेश्चन यहाँ कराए जा रहे हैं उसके अलावा भी जो रिलेटेड टॉपिक से हैं, लास्ट ईयर आए हुए क्वेश्चन है, उसी टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। थैंक यू।